Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to discuss on our next lecture series, that is on environmental science theory into practices part 2 of PYQs 2023. ठीक है, तो 2023 में जो पेपर आया था उसका लेक्चर नंबर 2 अगेन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका कल का जो एग्जाम है, कल जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा। और ये सभी बच्चों के लिए, एसओएल बच्चों के लिए है, रेगुलर के लिए है और एनसी वेब बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे कल एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम को उनकी डेट्स निकल चुकी है उनके लिए ये लेक्चर सीरीज काफी हद तक यूजफुल है। तो आप सब ध्यान देके इस लेक्चर सीरीज को देखें और इस पे काम करें। ठीक है, तो पहला जो बात करते हैं, देखो पहला जो क्वेश्चन आया था हमने वो डिस्कशन कर लिया था 1 मार्क वाले। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोलता है? डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू, जिसमें कि एक क्वेश्चन का आंसर को 5 मार्क था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर को 5 मार्क था, लेकिन ऑप्शन कितने दिए होते हैं? 3 ऑप्शन दिए होते हैं। करेक्ट। तो पहला जो ऑप्शन था उसमें उसने क्या बोला था कि इन्वेजिव स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस बताओ भाई। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है और तुम्हारा जो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंसेस बताओ। तो अगर हम बात करते हैं इन्वेजिव स्पीसीज की, तो इन्वेजिव स्पीसीज क्या होता है? नॉन नेटिव स्पीसीज, जो कि वहां पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, नॉन नेटिव का मतलब किसी जगह पे नहीं पाया जाने वाला स्पीसीज दैट आर इंट्रोड्यूस्ड टू एन इन्वायरमेंट वेयर दे डू नॉट नेचुरली ऑकर। एक तो बात, वो नेचुरली वहां पे मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है कि दीज इंट्रोडक्शंस कैन बी एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल वे से भी हो सकता है, किसी ह्यूमन ट्रैवल और ट्रेड की वजह से वहां पे आ गया हो, या इंटरनेशनल हो सकता है जिसमें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की वजह से या पेट्स की वजह से वहां पे आ गया हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दे कैन spread quickly due to the lack of natural predators and competitors in the new environment। मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से ना टॉलरेबल होता है, टॉलरेबल होता है, मतलब किसी भी हार्श इन्वायरमेंट को वो टॉलरेट कर सकता है किसी जगह में। इसीलिए वो क्या होता है कि उसको ना कंपिटिटर होते हैं ना उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर होता है, तो इस वजह से उसकी ग्रोथ जो होती है काफी बढ़ जाती है। तो ये एक समस्या का कारण बन जाता है। ओके, फिर क्या आता है कि दे कैन ऑल्सो हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बाय डैमेजिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को वो डैमेज जरूर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलाव करेंगे। फिर क्या आता है? अदर ह्यूमन रिसोर्सेज बाय कंपीटिंग विथ नेटिव स्पीसीज फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, नेटिव स्पीसीज के साथ कंपीट करते हैं, अल्टर कर देते हैं हैबिटेट्स को, और इंट्रोड्यूस न्यू डिजीजेस को इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। करेक्ट। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? पहला वाला जेब्रा मुसेल्स। ठीक है, तो ये जेब्रा मुसेल्स है, एक तरीके से स्नेल का टाइप सी है, जो कि कहां मिलता है? ग्रेट लेक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ये जो है एक तरीके का इन्वेजिव स्पीसीज है। फिर रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिनकी जरूरत है नहीं, वो भी वहां पे एक इन्वेजिव स्पीसीज की तरह ही माने जाते हैं। करेक्ट। तो ये सब एग्जांपल्स जो है आपको एग्जाम में लिखने होंगे। देखो 5 पॉइंटर की बात करता है, 5 मार्क मतलब 5 पॉइंटर, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉइंटर 5 मार्क। करेक्ट। ये बहुत जरूरी होता है कि कितना लिखना है एग्जाम में और कितने लिख के कितना मार्क्स लेके आना है। अगर इतना नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है? ठीक है, 5 मार्क तो लाना है तो 5 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते हैं या बहुत कम लिख देते हैं, ये गलत है भाई। मार्क लेना है तो भाई सही से तो लिखो, 5 पॉइंट है तो 5 मार्क के लिए लिखो। करेक्ट। फिर क्या आता है तुम्हारा? एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं, एंडेमिक स्पीसीज आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया सच एज आइलैंड, कंट्री और रीजन। एक कंट्री, एक आइलैंड, एक रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन में जो स्पीसीज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, दीज स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड टू थ्राइव इन देयर पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिलते हैं, एंड आर नॉट नेचुरली फाउंड एल्सवेयर, और कहीं नहीं मिलता है। ऑफन हैव ए यूनिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनकी एक हिस्ट्री जो होती है बहुत इवोल्यूशनरी होती है। ठीक है, अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हैं, फिर ये पैदा होते हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू इन्वेजिव स्पीसीज। फिर क्या आता है कि मेनी एंडेमिक स्पीसीज आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन
ड्यू टू हैबिटेट लॉस की वजह से हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में भी मौजूद है। फिर क्या आता है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, अदर ह्यूमन एक्टिविटीज का इश्यूज है, बिकॉज देयर पॉपुलेशन आर लिमिटेड टू स्मॉल एरियाज, दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ देयर नेटिव इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम की बात किया यहाँ पे, नेटिव इकोसिस्टम्स को ये कंट्रीब्यूट करते हैं काफी हद तक, करेक्ट। तो ये सारे जो तुम्हारे क्या है, एक तरीके से एंडेमिक स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के तौर पे इंडिया का लिख लो भाई, टाइगर है, इंडियन वाइल्ड डॉग है, स्नो लेपर्ड है, गोल्डन लंगूर है, ब्लैक बक है, एशियाटिक लायन है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में भी एशियाटिक लायन की बात की गई थी, ठीक है। आई होप कि ये जो हमारा जो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन था, इसमें ये वाला पोर्शन तो आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। चलते आगे की ओर। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो इसमें डिफरेंसेस में क्या पूछ रहा है वो जानने की जरूरत है। जैसे कि नेक्स्ट डिफरेंसेस में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बोलता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है वो जानने की जरूरत है आपको। ओजोन लेयर डिप्लीशन जानोगे तभी उसको बना पाओगे। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है भाई, जानते हैं। ओजोन लेयर इज ए रीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर containing a high concentration of ozone which absorbs most of the sun's harmful ultraviolet radiation। सबसे जरूरी चीज तो ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि देखो ओजोन लेयर जो टॉपिक है वो आप पिछले ये में भी पढ़े हो, किसमें, हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर था उसमें भी आपने पढ़ा होगा, यूनिट 1 में था पिछले साल, ठीक है, या पिछले सेमेस्टर में, करेक्ट। ये तो आपको समझ में आया होगा, ओके। देन कम्स क्या है कि ओजोन लेयर क्या है, कहां मौजूद है, इसकी बात चल रही थी। फिर आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन रिफर्स टू दी रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन दिस लेयर। पहली बात तो रिडक्शन हो गया, तो उससे क्या होगा, देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन की जब मैं बात करता हूं तो उसमें होता क्या है, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, थिनिंग होता है। ये चीज भी याद रखना, थिनिंग ऑफ लेयर। थिनिंग मतलब इतनी मोटी लेयर होगी और इतनी पतली लेयर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, करेक्ट। ये सिंपल सी बात है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीशन की बात करते हैं, तो लेयर में डिप्लीशन होने की वजह से ऐसा कंडीशंस क्रिएट होता है, करेक्ट। तो प्राइमरली क्या होता है कि प्राइमरली कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर हैलोजिनेटेड गैसेस। These substances can rise to stratosphere where they are broken down by UV radiations। broken down होता है UV radiation से, releasing chlorine and bromine atoms that catalytically destroy the ozone molecules। ठीक है, catalytically destroy करता है ओजोन मॉलिक्यूल को। फिर क्या आता है, the Montreal Protocol, an international treaty signed in 1887 में साइंड है, एंड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द CFC emissions, ठीक है, एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल की तरह काम करता है, कौन, ओजोन लेयर डिप्लीशन में। फिर आता है तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर सर्टेन गैसेस इन द एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर, ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, कीपिंग द प्लैनेट वार्म एनफ टू सपोर्ट द लाइफ। ठीक है, गर्म करके रखता है प्लेनेट को और अच्छे से उसमें क्या होता है, हमारा हीट को ट्रैप करता है, करेक्ट। फिर क्या आता है कि हाउएवर द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इनहैंस्ड दिस इफेक्ट, ये एक्टिविटी को इनहैंस कर दिया है, प्राइमरली कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस। बट इसमें एक वाटर वेपर मिसिंग है, जिसका सबसे बड़ा रोल है। वाटर वेपर भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है तुम्हारे उसमें, ठीक है। फिर क्या आता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब भी करता है। डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज पैटर्न भी चेंजेस करता है। फिर आता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जिसके वजह से भी चेंजेस आता है। तो रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर इज ऑल्सो नेसेसरी। फिर क्या हो सकता है, इंप्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज पेरिस एग्रीमेंट एम टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये सारे कुछ एग्रीमेंट्स भी के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा, ताकि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जो उसका जो खामियां है, उसको कैसे दूर कर सकते हो, मिटिगेशन कर सकते हो, इस चीज पर डिस्कशन होता है, ठीक है। आई होप कि ये वाला जो टॉपिक होगा ये आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है।
फिर थोड़ा देखते हैं कि जो हमारा ब्रेकडाउन होता है कैसे होता है, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। आप पिक्चोरियल फॉर्म में इसको भी देख सकते हो और इससे समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये चीज बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से आप ग्रीन हाउस गैस का ये जो पिक्चर है इसको बना सकते हो। करेक्ट, ये पिक्चर आप वापस बना के अच्छे से इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, और ह्यूमन का उसमें क्या रोल है, ह्यूमन क्या अलग तरीके से पैदा कर रहा है, इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज सफिशिएंट। पॉइंटर्स में लिखो, टू दी पॉइंट आंसर लिखो और मार्क्स फेच करो। ठीक है, गलत मत लिखो। ठीक है, कहानी मत लिखो, गलत मत लिखो, और मतलब स्टोरी मत बनाओ। ठीक है, सही सी बात है। ठीक है, किसी भी, क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, वो स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट नीडेड इन दी एनवायरमेंटल साइंस स्ट्रीम। अगेन आई एम टेलिंग, आपको टू दी पॉइंट आंसर लिखने की जरूरत है। तो ये आपके टू दी पॉइंट आंसर्स हैं। चाहो तो आप डायग्राम भी बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है। तो बोलते हैं डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखो एवरेज है, देख ऐसे मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसे अगर बदलाव आ रहा हो, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, चेंजेस मतलब टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो, कहीं घटाई हो, फिर बढ़ोतरी फिर घटाई हो, तो इसका जो एवरेज ऐसे एक ग्राफ बनेगा, एवरेज ऐसे मूव करेगा। तो ये जो एवरेज है इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड, टिपिकली 30 ईयर्स, 30 ईयर का टेन्यूर होता है। ठीक है, encompasses broader regional and global patterns and trend in temperature, precipitation and other atmospheric factors। ठीक है, ये सब encompass करता है। फिर क्या होता है इसमें, तुम्हारा climate prediction involves understanding the long term trends, averages। While it's easier to predict the climate patterns over decades or centuries than daily weather, there is still some uncertainty due to its complex interaction within the अर्थ सिस्टम। कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से इसमें चेंजेस आता है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ब्रॉड इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स। चेंजेस इन क्लाइमेट कैन अफेक्ट द एग्रीकल्चर, वाटर सोर्स रिसोर्सेस, बायोडाइवर्सिटी, सी लेवल राइज हो सकता है, ओवरऑल हैबिटेट ऑफ रीजन का भी लॉस हो सकता है। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, यू शुड राइट दीज थिंग्स। ठीक है, कहानी मत लिखो, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग ठीक नहीं है जो आप लिखते हो एग्जाम में। ठीक है, तो जो टू दी पॉइंट आंसर है उसको लिखने की कोशिश करो, पढ़ो बार बार, पढ़ो बार बार, देखो वीडियो, बार बार समझो, और उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करो। ओके, देन कम्स क्या कि क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोलर रेडिएशंस, ओशन करेंट्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन सच एज CO2, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस। सही बात है भाई, ओशन करंट में चेंजेस आएगा, सोलर रेडिएशंस में बदलाव होगा, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी चेंजेस हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो भी क्लाइमेट के चेंजेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डिफॉरेस्टेशन हो तो भी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक क्लाइमेट को। देन कम्स रेफर्स टू दी शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक चेंजेस स्पेसिफिकली places at a particular time, कुछ टाइम के लिए। It can change from a day to day, hour to hour और even minute to minute, इतना ही चेंजेस होता है। Involves local conditions such as temperature, humidity, cloudiness, wind, precipitation and other meteorological element in a specific area. Forecasting weather involves predicting the short-term changes in atmospheric conditions. Weather forecasts are generally accurate for up to a week but become लेस रिलायबल बियॉन्ड दैट, इसके आगे लेस रिलायबल है। तो वेदर इवेंट्स कैन हैव इमीडिएट इंपैक्ट ऑन डेली लाइफ सच एज रेन अफेक्टिंग द आउटडोर प्लांट्स और हीट वेव्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ एंड कंफर्ट। वेदर इज ड्रिवन बाय इमीडिएट एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम, फ्रंट्स, विंड पैटर्न्स एंड मॉइस्चर कंटेंट। इन सब से इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सब आपको जानने की जरूरत है कि क्लाइमेट और वेदर कैसे अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो देखो काफी शॉर्ट, देखो 5 मिनट में मैंने हर लेक्चर को दिखाया, आपको 5 मिनट में समझाया भी है। तो इतना लिख के आओ एग्जाम में ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से हम ये कर सके। होपफुली इस बार के एग्जाम में आपका इनमें से कोई जो टॉपिक है वो आ जाए।
ठीक है, तो उसको लिखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। कहीं पे डिफाइन पूछता है, कहीं पे डिफरेंस पूछता है और 5-5 मार्क दे देता है, तो 5 मार्क के लिए कम से कम 6 पॉइंट या 5 पॉइंट तो लिखोगे, या वो भी नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे तो कैसे मार्क मिलेगा? कहीं कहीं बच्चे 2 पॉइंट्स लिख के आ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें मार्क मिल जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल ना। आप कहीं कहीं पे 5 पेज लिख के आ जाते हो 10 मार्क के लिए, ये भी ठीक नहीं है। मतलब स्टोरी टेलिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्टोरी टेलिंग मत करो, ठीक है। टू दी पॉइंट आंसर लिखो, डिफरेंसेस बनाओ और अच्छे से इसको माउल्ड आउट करो। करेक्ट, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, कल जो है शायद। और आपके लिए ये जो लेक्चर सीरीज है एक अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। एंड दोज हु कैंट अंडरस्टैंड these लेक्चर्स कैन कमेंट इन द बॉक्स so that I can describe it in the comment box. Thank you. Have a nice day.